डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका DW क्लासेस में स्वागत है। और आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उपसर्जन यौगिक में नामांकन करना है। उपसर्जन यौगिक का नामांकन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ये उपसर्जन यौगिक है और ये भी एक तरह का उपसर्जन यौगिक है, तो इसका IUPAC नामांकन कैसे करेंगे? आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेम आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं उपसंयोजन यौगिक। यहाँ पर आपको दो प्रकार का यौगिक दिया गया है, एक यह यौगिक है और यह एक यौगिक है। इन दोनों यौगिकों को आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। अंतर क्या है? यहाँ पर देखा जा रहा है तो यह गुरु कोष्ठक पहले लिखा गया है और यहाँ पर देखा जा रहा है तो गुरु कोष्ठक बाद में लिखा गया है। तो गुरु कोष्ठक यहाँ पहले लिखने का अर्थ क्या है और यहाँ पर गुरु कोष्ठक बाद में लिखने का अर्थ क्या है, तो इसको आज हम लोग समझेंगे। और इस समझ से आगे बढ़ते हुए हम लोग IUPAC नेम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो पहले हम लोग समझते हैं। तो पहले हमने बताया था, इस सब के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहे हैं कि ये क्या है। तो देखिए, गुरु कोष्ठक में लिखा हुआ चीज है यहाँ पर, इसके बाहर ये Cl3 है। तो गुरु कोष्ठक के अंदर जो चीज लिखा रहता है, जैसे यह CO है तो ये कोबाल्ट है, तो इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं, केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। इसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। और यह जो सेंट्रल मेटल आयन है केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में है, इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। लिगेंड कहते हैं। और ये लिगेंड है, यह एक एमीन लिगेंड है। और इसके बाद जो ये नंबर लिखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर CN, उपसंयोजन संख्या। संयोजन संख्या, यह उपसंयोजन संख्या को दर्शाता है। यह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यह जितने लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल आइटम बोले तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हैं, उसके संख्या पर निर्भर करता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा एक वीडियो बना कर लेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग IUPAC नेम पढ़ रहे हैं। अच्छा, और चीजें बता दे रहा हूँ। जो गुरु कोष्ठक के अंदर जो चीज बंद रहता है उसका नाम होता है संकुल सत्ता। संकुल सत्ता कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक स्फीयर में चीजें बंद है, उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और जो इस संकुल सत्ता से बाहर होता है, जैसे Cl3 है, इसको हम लोग कहते हैं, इस चीज को प्रति आयन कहते हैं। इसको हम लोग काउंटर आयन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इन सब के बारे में हम पहले भी पढ़ लिए हैं। पिछले लेक्चर में आप लोग जाएंगे तो हमने लिगेंड के बारे में बताया है, लिगेंड्स के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताया है और उनका नाम भी बताया है। तो आज हमारा मेन उद्देश्य जो है IUPAC नेम को सीखना है। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो इसको जरा रफ कर देते हैं, क्योंकि ये पहले की बात है। तो आगे देखते हैं कि नामांकन कैसे होगा। तो हम लोग IUPAC नेम पढ़ रहे हैं। हम अभी बता रहे थे कि ये गुरु कोष्ठक जो पहले लिखा है, इस पे ये कौन सा चार्ज होगा? तो इस पे धन चार्ज होगा। क्यों धन चार्ज होगा? क्योंकि Cl जो है ऋण विद्युतीय तत्व है और ऋण विद्युतीय तत्व के ऊपर माइनस चार्ज रहता है, तो उससे जो लगा चीज है उस पे धन चार्ज होगा। यहाँ से ये क्लियर हो गया। यहाँ पर देखा जा रहा है ये भी गुरु कोष्ठक है, तो इस गुरु कोष्ठक पे कौन सा चार्ज होगा? धन चार्ज होगा कि ऋण चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा कि निगेटिवली चार्ज होगा? तो हम देख रहे हैं कि इसके बगल में जो काउंटर आयन है K4, जो काउंटर आयन है एक धातु है, मेटल है। तो मेटल क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देता है। और जो देने वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो इसके ऊपर निगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुरु कोष्ठक को पहचान सकते हैं कि नेगेटिव वाला है, ऋणायनिक है कि धनायनिक है। अच्छा, और धनायनिक ऋणायनिक के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, नाम करते हैं। क्यों? जब ये ऋणायनिक गुरु कोष्ठक में बंद रहेगा, कोई भी सेंट्रल मेटल आइटम है, लिगेंड है, तो सेंट्रल मेटल आइटम का नाम बदल जाता है।
वहीं पर क्या होता है, अगर धनायनिक गुरु कोष्ठक है उसमें सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन भी इसको कहते हैं। तो ये है, तो इसका नाम जैसा रहेगा वैसे, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, और यहाँ पर आयरन तो आयरन नहीं लिखेंगे हम, आयरन को आयरनेट नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। तो आयरन है तो उसका लैटिन वर्ड होता है फेरेट। यहीं पर निकिल रहेगा तो निकिलेट लिखेंगे, यहाँ पर जिंक रहेगा तो जिंकेट लिखेंगे, यहाँ पर कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट लिखेंगे। लेकिन यही यहाँ पर अगर पॉजिटिव वाले में धनायनिक गुरु कोष्ठक में, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे क्या, कोबाल्ट, सिंपल सा। तो आइए बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और आपका समझ विकसित होगा कि कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले इसका नाम हम लोग करते हैं, फिर उसको देखेंगे कैसे करना है। तो चलिए, इसका नाम करने से पहले एक रूल समझते हैं कि कैसे नाम लिखते हैं। तो किसी भी उपसंयोजन यौगिक का नाम लिखते समय में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि किसका नाम पहले लिखना है। तो पहले देखिए, नाम इसमें लिखाता है लिगेंड का, लिगेंड का। फिर उसके बाद किसका नाम लिखाता है, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु आयन का, केंद्रीय धातु आयन का। फिर उसके बाद क्या लिखाता है नाम, प्रति आयन। लेकिन प्रति आयन का नाम लिखने से पहले लघु कोष्ठक में हम लोग इसके केंद्रीय धातु आयन जो आयन है उसके ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखेंगे। रोमन संख्या में इसके केंद्रीय धातु आयन, जो धातु आयन है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, आवेश को रोमन संख्या में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रति आयन का नाम लिखेंगे। तो इतना चीज अगर आपको क्लियर है, इतना चीज मैंने जो ब्रैकेट में बनाया है, अगर इतना क्लियर है तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम एकदम आराम से कर सकते हैं। तो पहले फिर से बता रहा हूं कि पहले हम लोग लिगेंड का नाम रखेंगे, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु आयन जिसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं उसको लिखेंगे। फिर एक लघु कोष्ठक बनाएंगे, लघु कोष्ठक में इस केंद्रीय धातु आयन का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या के रूप में लिखेंगे, रोमन नंबर के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रति आयन का नाम लिखेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। अब हम लोग नाम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लिगेंड है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, पिछले लेक्चर में आप जाएंगे तो एमीन के टाइप्स बताया है। आप DW क्लासेस में जाएंगे तो उसमें आप लोग हमारे जब उस पर जाएंगे लिंक पे, तो वहां पर इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। तो इसका नाम फिर से बता दे रहा हूँ, इसका नाम एमीन है। तो एमीन इसको कहते हैं। तो पहले हम लोग एमीन लिखेंगे, और एमीन के बाद यह लगा है, ये नंबर है, इसको हम लोग कहे थे उपसंयोजन संख्या है। अगर ये उपसंयोजन संख्या क्या होगा, 6 होगा तो हेक्सा लगाएंगे। अगर ये उपसंयोजन संख्या 5 होगा तो पेंटा लगाएंगे। अगर ये उपसंयोजन संख्या 4 है तो टेट्रा लगाएंगे। इसी तरह 3 है तो ट्राई लगाएंगे। इसी तरह 2 है तो डाई लगाएंगे। इस तरह के चीजों को हम लोग लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 6 है तो 6 लगाएंगे। तो 6 के लिए हेक्सा, 6 है तो हम लोग हेक्सा नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे नाम क्या, हेक्सा, और इसका नाम क्या है, एमीन है। हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। अब उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु आयन का। तो केंद्रीय धातु आयन क्या है, कोबाल्ट है, इसको हम सिंपल कोबाल्ट लिखेंगे। लेकिन यही क्या होता है, गुरु कोष्ठक अगर रासायनिक है तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्टेट हो जाता है। लेकिन ये गुरु कोष्ठक क्या है, धनायनिक है, उसकी वजह से कोबाल्ट का जो नाम है उसी नाम का। फिर हमने क्या बताया, लघु कोष्ठक बनाएंगे, और लघु कोष्ठक में इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा आपको कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक तरीका होता है। चलिए, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो कोबाल्ट को X मान लेते हैं, प्लस कितना एमीन है तो 6 एमीन है, और उसके साथ में कितना क्लोरीन लगा है तो 3। ओवरऑल चार्ज अगर देखा जा रहा है इस यौगिक के ऊपर तो ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता है, तो हम इसके आवेश को 0 लिखेंगे। तो 6 × 0 + 3। और Cl के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है, क्योंकि हैलोजन परिवार से बिलोंग करता है, और हैलोजन परिवार के तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -1 होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर ही अपना अष्टक पूरा करता है, जिसके वजह से इसके ऊपर चार्ज होता है -1 होता है।
और ओवरऑल चार्ज 0 है। अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो x प्लस 6 का गुणा 0 में होगा तो 0, प्लस गुणा माइनस में होगा तो माइनस, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 बराबर 0। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 3। इतना तो आप लोगों को सॉल्व करना आना ही चाहिए क्योंकि बेसिक मैथ है, और इंटर में जो मैथ पढ़े हैं, मैथ से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो और आसान है। जो बायोलॉजी वाले हैं वो कक्षा 10 में तो मैथ पढ़े ही होंगे तो उनके लिए कोई नया नहीं है। तो इस ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग रोमन संख्या के रूप में लिखेंगे। तो कोबाल्ट के आगे इसको हम लोग रोमन संख्या के रूप में लिखेंगे, 3 को इस तरह से लिखेंगे। अब हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड हो गया। अब नाम लिखना है किसका, प्रति आयन का। तो प्रति आयन को हम लिखेंगे क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्लोराइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लोराइड। ये पूरा नाम हो गया। तो देखिए हमने जो बताया था कि पहले किसका नाम करेंगे, लिगेंड का नाम करेंगे। पहले किसका नाम करेंगे, लिगेंड का नाम करेंगे। फिर उसके बाद किसका नाम करेंगे, केंद्रीय धातु आयन का नाम करेंगे। फिर केंद्रीय धातु आयन का जो ऑक्सीकरण संख्या रहता है उसको रोमन संख्या के रूप में लिखते हैं। फिर उसके बाद किसका नामांकन करेंगे, प्रति आयन का। तो इतना अगर आपको बात याद आता है एग्जाम में तो आप आसानी से किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक का नामांकन कर सकते हैं। अच्छे, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि आपको इस तरह से क्या करता है, इस तरह से दे देता है, यह नाम दे देगा और कहेगा इस नाम से इस नाम को, इस सूत्र को लिखो या इस यौगिक का सूत्र लिखो। तो कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, हम पहले पकड़ेंगे केंद्रीय धातु परमाणु को। तो इस नाम में केंद्रीय धातु परमाणु आपको कहाँ दिख रहा है, यह कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को लिखेंगे। अच्छा, कोबाल्ट है तो हम समझ जाएंगे कि जब धातु का नाम वही रहता है, कोबाल्ट रहता है, आयरन रहता है, निकिल रहता है, प्लेटिनम रहता है, तो हम उसको क्या करेंगे, गुरु कोष्टक में लिखेंगे। लेकिन वो गुरु कोष्टक क्या होगा, धनायनिक होगा। तो धनायनिक गुरु कोष्टक को हम लोग आगे बना देंगे। और इसमें कोबाल्ट को हम कह सकते हैं, लिखते हैं CO। देखिए CO कैपिटल C और स्मॉल O है। लेकिन क्या होते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं, कैपिटल C और कैपिटल O भी लिख देते हैं। कार्बोनिल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है। तो हमेशा कोबाल्ट में क्या करते हैं, कैपिटल C और O लिखते हैं। अच्छा, ये लिख दिया हम लोग। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे लगा हुआ क्या है, तो इससे लगा है एमीन। एमीन का फार्मूला होता है NH3। और कितना एमीन लगा है, तो हेक्सा का मतलब होता है 6 एमीन। अगर यहीं पर पेंटा रहता तो 5 लिखते हैं, यहाँ पर टेट्रा रहता तो 4 लिख देते हैं, यहाँ पर ट्राई रहता तो 3 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ हेक्सा है, हेक्सा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। तो हमने तो ये गुरु कोष्टक में इसको लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लोराइड, अब क्लोराइड कितना लिखाएगा, यहाँ पर Cl हमने तो लिख दिया, लेकिन क्लोराइड कितना रहेगा अभी कैसे पता चलेगा। तो देखिए पता करने का एक ही तरीका है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3 है। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3 है। अच्छे, अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं 0 होता है। और यह Cl है, तो Cl का तो हमें निकालना है, तो Cl को ऐसे रहने दीजिए। ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ +3 बचेगा और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Cl बराबर 0। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये Cl बराबर क्या हो जाएगा, Cl का आएगा ऑक्सीकरण संख्या -3। मतलब ये समझ में आ गया है कि अगर यह Cl का ऑक्सीकरण संख्या -3 आ रहा है तो इसके ऊपर पक्का कितना चार्ज होगा, +3 होगा। और +3 चार्ज को सेटिस्फाइड कितने क्लोरीन करेंगे, तो 3 क्लोरीन करेंगे। कितने क्लोरीन करेंगे, 3 क्लोरीन। एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 3 क्लोरीन पे कितने, -3 चार्ज। तो इस तरह से हम लोग मिला के लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे तो पता चल गया कि क्लोरीन का कितना नंबर है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे नाम लिखना है। पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है, फिर केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या के रूप में लिखना है, फिर प्रति आयन का नाम लिखना है। तो इतना बात क्लियर हो गया। अब यह देखते हैं कि यह भी एक तरह का क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजन यौगिक है। तो इसका नामांकन कैसे करेंगे, तो चलिए उसका भी नामांकन इसी मेथड से करेंगे। लेकिन बस इसमें नाम क्या हो जाएगा, जो मेटल है उसका नाम बदल जाएगा। आयरन है तो इसको फेरेट लिखेंगे, कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट लिखेंगे, जिंक रहेगा तो जिंकेट लिखेंगे, निकिल रहेगा तो निकिलेट लिखेंगे, प्लेटिनम रहेगा तो प्लेटिनेट लिखेंगे। तो इस तरह से इसका नाम बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब ये गुरु कोष्टक में रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक,
चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। तो चलिए यह जो एग्जाम्पल है इसको यहाँ पर नोट करते हैं। K4 FeCN6। अब इसका नाम करना है तो सीधी सी बात है, पहले हम लोग किसका नाम करेंगे, धनायनिक पार्ट का। तो धनायनिक पार्ट कौन है, ये धनायनिक पार्ट है, ये ऋणायनिक पार्ट है। तो हम पहले क्या करेंगे, नाम धनायनिक पार्ट का करेंगे। धनायनिक पार्ट में आपको दिख रहा है कि ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम का हम सीधे से नाम लिख देंगे पोटेशियम। अब कुछ बच्चा कहेगा सर पोटेशियम के आगे तो 4 लगा है तो टेट्रा पोटेशियम लिखना है। नहीं, ये सब काम नहीं करना है। केवल लिगेंड के नाम के आगे हम लोग हेक्सा, टेट्रा, ट्राई, डाई लगाएंगे, लेकिन जो प्रति आयन है उसके आगे कोई चीज नहीं लगाएंगे, बस वैसे ही नाम लिख देंगे। अगर पोटेशियम तो पोटेशियम लिखिए, कैल्शियम है तो कैल्शियम लिखिए, कोई भी यहाँ पे धातु है तो उसका नाम वैसे लिख दीजिए। अब मैंने क्या कहा था कि गुरु कोष्ठक जो है निगेटिवली चार्ज है। कैसे निगेटिवली चार्ज, यहाँ समझाया था कि यह धातु है तो धातु के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो यह क्या है उससे लगा हुआ है, तो प्लस चार्ज को कौन सेटिस्फाइड करेगा, माइनस चार्ज सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगेगा और यहाँ पर प्लस चार्ज लगेगा। अच्छा आगे देखते हैं। हमने कहा था पहले लिगेंड का नाम करेंगे, तो लिगेंड में लिगेंड का नाम क्या है, यहाँ पर साइनाइड है तो साइनाइड नाम नहीं करेंगे, आईपीएससी नाम करते समय में उसको साइनो बोलते हैं। और कितना साइनो है तो 6 है, तो 6 के लिए हम लोग लगाते हैं हेक्सा। तो हेक्सा साइनो। और आयरन का नाम हमने अभी बताया था फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। और आगे लघु कोष्ठक में इस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता करेंगे, तो चलिए पता कर लेते हैं। हम अभी बताएं कि कितना के 4 के है, Fe को निकालना है, उसको x मान लीजिए, Cn कितना है और ओवरऑल चार्ज कितना है। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, उदासीन है तो उदासीन के लिए हम लोग 0 लगाते हैं। तो अच्छा देखिए K का कितना है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 1 होता है। आवर साड़ी के पहले ग्रुप में लीना के रब कब से फरार। तो आवर साड़ी के पहले ग्रुप में जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आता है, और इन सब का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्टेबल होना चाह रहे हैं, इसलिए इनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 1 होता है। तो उसको याद रखेंगे तो आप कोई भी उसमें का मेटल आएगा तो लिख लेंगे प्लस यक्स और प्लस 6। और साइनाइड का होता है -1, क्योंकि साइनाइड के ऊपर क्या होता है, Cn के ऊपर होता है माइनस चार्ज, इसलिए इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 होता है। ओवरऑल चार्ज क्या है, टोटल ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। इसको सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4 यक्स और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस होगा, और 6 बन जाए 6 बराबर 0। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 6 में से 4 जाएगा, तो बताइए माइनस वाला है प्लस वाला है, तो कितना आएगा, 2 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, +2। तो बताइए अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो यक्स है वो किसको माने थे, आयरन का। तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +2 है। तो +2 होने की वजह से इसका रोमन अंक होगा क्या, इस तरह लिखेंगे। तो हम इसको पढ़ सकते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, रोमन अंक में हमने 2 लिख दिया। तो इस तरह से नाम करते हैं। अच्छे कभी कभी क्या होता है कि फिर से वही बात कर रहे हैं कि यह वाला नाम दे देगा एग्जाम में, और इस नाम से इस सूत्र को पूछ लेगा कि इसका सूत्र लिखिए, तब कैसे लिखेंगे। तो बस कुछ नहीं है, हमको बस नियम आना चाहिए, उस नियम से चलेंगे। देख लेते हैं नियम क्या है। देखिए हमने बताया था पहले किसको पकड़ेंगे, मेटल को। तो मेटल देखिए फेरेट लिखा है, 8 आ रहा है लास्ट में, निकलेट लिखा रहेगा, कोबाल्टेट लिखा रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये निगेटिव ब्रैकेट में जाएगा। निगेटिव ब्रैकेट मतलब निगेटिव मतलब ऋण गुरु कोष्ठक में जाएगा। फेरेट है तो फेरेट मतलब हम समझ गए कि निगेटिव में जाएगा, तो निगेटिव वाला इधर बना लेते हैं। फेरेट मिले आयरन होगा, आयरन के साथ में क्या लगा है, साइनो। साइनो को हम लोग Cn करते हैं, और Cn कितना, हेक्सा। हेक्सा का मतलब होता है 6। तो इतना काम हो गया यहाँ तक हम लोग जान लें। अब हम लोग लिखेंगे पोटेशियम। अच्छा तो ये तो निगेटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला तो इधर लिखाएगा, चलिए पॉजिटिव वाला हमेशा आगे लिखाता है, तो पॉजिटिव वाले को हम लोग रखेंगे पोटेशियम। अब कितना पोटेशियम हमको कैसे पता चलेगा, पता करेंगे कितना पोटेशियम होगा। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, आयरन को देखेंगे।
आयरन पर कितना चार्ज है, तो देखिए +2 चार्ज है। आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। और कितना यह है, कितना Cn है, तो 6 Cn है। अच्छा 6 Cn है, तो आयरन के ऊपर +2 चार्ज है और प्लस, और एक Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो -1। अच्छा ओवरऑल इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो +2 और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस और 6। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, -4। तो अच्छा बताइए इसके ऊपर -4 ओवरऑल चार्ज -4 जा रहा है, पूरा -4 आवेश आ रहा है। तो इस 4 आवेश को कितने पोटेशियम सेटिस्फाइड करेंगे कि पूरा 0 हो जाए, तो 4 पोटेशियम। चूंकि एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, एक पोटेशियम के ऊपर कितना होता है, +1 चार्ज होता है। तो इसे 4 पोटेशियम लेंगे तो पूरा इसको सेटिस्फाइड कर देंगे कि नहीं, तो इससे हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इसको हम चार्ज को मिटा देंगे और ये आपको कैलकुलेशन समझाया है कि किस तरह से निकालना है, तो ये समझ में आ गया। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टे पकड़ के आ सकते हैं कि यह हमारा कंपाउंड होगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम कुछ 2 एग्जाम्पल लेते हैं जिसको आपको और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, आगे चलते हैं। जैसे एक कंपाउंड है COCl2 En का होल ट्वाइस ब्रैकेट बंद और यहाँ पर Cl। अब इसका नाम करना है, तो नाम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अभी हमने बताया था कि पहले हम लोग लिगेंड का नाम करेंगे, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रति आयन का करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो गुरु कोष्टक में चीजें बंद हैं वह धनायनिक है कि ऋणायनिक है। तो देखने से पता चल रहा है कि यह ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है ऋण आयन है, तो इससे लगा हुआ जो गुरु कोष्टक पर धन आयन आएगा। अब धन आयन आया तो हमको ये बात क्लियर हो गया कि जो मेटल है, मेटल का नाम तो वही रहने वाला है, कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट होगा। तो हम मेटल का नाम लिख देंगे आसानी से। तो चलिए करते हैं, इसके बारे में आप लोग समझते हैं। ईएन, ईएन क्या है, ईएन को हम बता दे रहे हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं ईएन का नाम। देखिए ईएन NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2 है। तो इसको हमने बताया था कि इसका नाम है एथेन 1,2 डाई एमीन। एथेन क्यों लगाया, 2 कार्बन का चयन है तो और सिंगल बॉन्ड से जुटा है, तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड लगाया तो एन लगाते हैं, तो एथेन हो गया। 1 पर भी एमीन है, 2 पर भी एमीन है, तो 1,2 और 2 बार आ रहा है तो डाई और एमीन, तो इसको हम कहते हैं एथेन 1,2 डाई एमीन। और इसी को शॉर्टकट में हम लिखते हैं ईएन। तो एक तरह का लिगेंड है जिसका आईपीएससी नेम यह होता है और इसी आईपीएससी नेम को हम लोग यूज करेंगे। अच्छा ये क्या है, तो ये क्लोराइड क्या है, क्लोराइड है। तो क्लोराइड को हम यहाँ क्लोराइड लिख लेंगे, यहाँ पर क्लोरो लिखेंगे, जैसा ब्रैकेट में जिस तरह का जो रहेगा तब तो उसका उसी तरह का नाम रखेंगे। जो कि धनायनिक है इसको क्लोरो लिखेंगे, ठीक ना। प्रति आयन को क्लोराइड लिखेंगे, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। अच्छा तो चलिए लिखते हैं, नाम लिखते हैं। चलिए तो आप देखते हैं कि क्लोरो पहले आएगा कि एथेन पहले आएगा, इसमें कंफ्यूजन है कि एथेन आएगा कि क्लोरो आएगा, यही तो दिक्कत है। तो पहले हम लोग इंग्लिश में इसका नाम लिखेंगे, देखिए क्लोरो, और इसको हम लोग कहते हैं एथेन 1,2 डाई एमीन। तो बताइए सी पहले आता है कि ई पहले आता है, तो सब लोग कहेगा ABC, पहले सी आता है फिर बाद में ई आता है। तो पहले पकड़ में आ गया कि पहला ही लेटर सबसे आगे है, तो अल्फाबेटिकल में सबसे आगे तो इसका नाम करेंगे, फिर बाद में इसका नाम करेंगे। तो चलिए नाम कर लेते हैं। तो नाम करने से पहले क्या करेंगे, किसका नाम करेंगे, इसका। तो क्लोरो, तो कितना क्लोरो है, तो 2 क्लोरो। तो 2 क्लोरो के लिए हम लोग डाई लगाएंगे। हमने बताया था कि अगर 2 आता है तो डाई, 3 आएगा तो ट्राई, 4 आएगा तो टेट्रा। तो यहाँ क्लोरो कितना है, 2 है, तो इसको हम लगाएंगे डाई क्लोरो। अच्छा ये एथेन 1,2 डाई एमीन है, चूंकि इसके नाम में डाई आ रहा है तो बाहर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो डाई हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तब तो क्या लगाएंगे, तो हम इसके लिए लगाएंगे 20। अगर 3 रहेगा तो ट्रीस, अगर 4 रहेगा तो टेट्राकिस, अगर 5 रहेगा तो पेंटाकिस, अगर 6 रहेगा तो हेक्साकिस लगाएंगे।
क्योंकि नाम के अंदर ही क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, तो फिर बाहर हम डाई नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे 20। क्या लगाएंगे 20, 2 रहेगा तो 20, 3 रहेगा तो ट्राइकिस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, 5 रहेगा तो पेंटाकिस, 6 रहेगा तो हेक्साकिस। तो हम लोग लगाएंगे डाई क्लोरो और इसके लिए लगाएंगे 20, डाई क्लोरो 20। अब ब्रैकेट में नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाई, एथेन 1,2 डाई एमीन। अभी ब्रैकेट बंद कर देंगे, एथेन 1,2 डाई एमीन। अब इतना बात समझ में आ गया। अब बचा क्या, Cl बचा। क्या बचा, Cl। तो Cl का भी नहीं नाम करेंगे, पहले लिगेंड का नाम करते हैं, उसके बाद किसका नाम करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो इसका नाम सीधे से लिख देंगे कोबाल्ट। क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। फिर उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने का तरीका है। कोबाल्ट को हम लोग मान लेते हैं X, क्लोरीन कितना है 2, En कितना है 2 और Cl कितना है। ओवरऑल चार्ज अगर देखा जाए तो कितना होता है, 0 होता है। ओवरऑल चार्ज देखा जाए तो कितना होता है, 0 होता है। अब देखते हैं, निकालते हैं। तो X हो गया, यहाँ पे 2, एक क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, -1 चार्ज होता है। और ये क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो 2 गुणे 0 लिख देंगे। इसके ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है, 0। इसको जब सॉल्व करते हैं तो x प्लस का गुणा -1 तो -2, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसका गुणा करेंगे -1 बराबर 0। तो देखा जा रहा है कि -2 को -1 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -3 आ जाएगा बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। लेकिन +3 हम नहीं लिखेंगे, हम लोग इसका रोमन अंक लिखेंगे। तो इसका रोमन अंक लिखेंगे क्या बच्चों, इस तरह से। तो अभी हमने क्या कर दिया, कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में। अब क्या बचा, प्रतियान। तो प्रतियान को ऐसे सीधे लिख देंगे क्लोराइड। ये आपका नाम हो गया। क्या हो गया, नाम हो गया। लेकिन इसी नाम से अगर नाम दे दिया और नाम देने के बाद क्या कर लिया, ये वाला नाम पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, बस वही वाला नियम पीछे वाला। किसको पकड़ेंगे, पहले हम पकड़ेंगे क्या, केंद्रीय धातु परमाणु को पकड़ेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु को देख रहे हैं कि कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्टेट नहीं लिखा है, कोबाल्ट लिखा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गुरु कोष्ठक में लिखेंगे। लेकिन वो गुरु कोष्ठक के ऊपर क्या होना चाहिए, धन आवेश होना चाहिए। और धन आवेश वाले को पहले लिखते हैं तो पहले लिख देंगे, और उससे जितने भी लिगेंड लगे हैं उसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, जो प्रतियान है उसको लिख देंगे। अब प्रतियान कितना लगता है, किस तरह लगता है, तो पीछे अभी हमने बताया था। और उस तरह से अगर अप्लाई करेंगे तो आप प्रतियान की संख्या को भी जान जाओगे कि 2 लगेगा कि 3 लगेगा। तो इस तरह से एक और एग्जांपल ले लिया जाता है जिससे आप लोगों को और स्पष्ट हो जाएगा चीजें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से कंपाउंड नहीं देकर एक आयन ही दे देता है, गुरु कोष्ठक में केवल आयन दे देता है। जैसे मान लीजिए कि यह है AgNH3 का होल ट्वाइस, और इस तरह से क्या कर दिया, गुरु कोष्ठक बंद कर दिया और इसके ऊपर क्या कर दिया, आयन दे दिया। अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो सोचिए, चूंकि हमने बताया था कि गुरु कोष्ठक में क्या है, गुरु कोष्ठक है वो धनायनिक गुरु कोष्ठक है, तो सीधे से नाम सिल्वर का नाम सिल्वर ही रहेगा। लेकिन अगर यही ऋणायनिक रहता तो सिल्वर के लैटिन शब्द को यूज करते अर्जेंटेट। लेकिन अब ये क्या है, धनायनिक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिल्वर सिल्वर लिख देंगे। ये क्या है, एमीन है, तो इसको एमीन, कितना एमीन है 2, ये यहाँ पर 2 लगा है तो 2 के लिए हम डाई लगाएं। चूंकि एमीन में कोई प्रीफिक्स ऐसा नहीं लगा है कि डाई ट्राई, तो सीधे हम इसके लिए क्या लगाएंगे, डाई एमीन, डाई एमीन। और उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम हो गया केंद्रीय धातु परमाणु सिल्वर। अब इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। जानते हैं कि इसका क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0 है, तो 0 में 2 का गुणा करेंगे 0, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, ओवरऑल चार्ज +1 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 आएगा। +1 को रोमन अंक में ऐसे लिखते हैं। और चूंकि इसके ऊपर आयन लगा है तो हम लोग लिख देंगे आयन। इस तरह से नाम लिख सकते हैं, डाई एमीन सिल्वर 1 आयन। तो इस तरह से इसका नाम हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी बोर्ड में फिर से बता रहा हूँ, बोर्ड में इस तरह का नाम दे देगा तो कैसे लिखेंगे इसको, तो कुछ नहीं पकड़ना है हमको। क्या पकड़ना है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन को पकड़ना है। और केंद्रीय धातु आयन परमाणु को पकड़ के और हम क्या कर सकते हैं,
लिखते जाएंगे। अब केंद्रीय धातु परमाणु आयन क्या है, सिल्वर लिखा है, अर्जेंटेट नहीं लिखा है, तो सिल्वर लिखा है तो जान जाएंगे कि यह गुरु कोष्टक रहेगा, लेकिन धनायनिक गुरु कोष्टक में रहेगा, और उसी तरह से हम लोग नाम लिख देंगे। एक आध क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूँ, इसको करना और करके कमेंट बॉक्स में छोड़ना कि इसका नाम क्या है। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको आप लोग करना और इसका नाम बताना। इसका नाम करना है, तो इसको आप लोग नाम करिएगा और इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, बाकी आगे क्लास में अगर कोई दिक्कत होता है इसमें इस टॉपिक पे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अपने जाके इसको बेहतरीन तरीके से करिए। धन्यवाद।